तो भाई नमस्कार सभी को। राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हो गए। तो भगवान आपको जरूर सफल करें। मेहनत करते रहो। तो आज हमारी हिंदी की जो एक क्लास है इसमें हम क्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो अंग्रेजी में इसको वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया। तो देखो भाई, क्रिया जो है, हमने जो छठी सातवीं आठवीं क्लास की जो ग्रामर की बुक है उनमें भी इसकी परिभाषा देखी होगी कि क्रिया का मतलब वो है करना। तो किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसको बोलेंगे हम क्रिया। ठीक है। तो इसमें जैसे हम देखें, क्रिया का अर्थ हो गया करना। तो किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसको बोलेंगे क्रिया। ठीक है। और जो क्रिया है इसका किसी भी वाक्य को बनाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो कोई भी वाक्य बनाना है तो उसमें क्रिया होना बहुत जरूरी है। और जो क्रिया करता है उसको बोलेंगे कर्ता। ठीक है। तो जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना का पता चले तो उसको क्या बोलेंगे? क्रिया। अब जो क्रिया के एग्जाम्पल है जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, हंसना, रोना, रुके मारना। ठीक है। चिल्लाना मतलब, अच्छा भाई, अ, सो जाना, हंसना। ठीक है। ये सब क्या है? क्रिया के इसमें रूप है। अब देखें हम धातु। धातु क्रिया, जो धातु है वो क्रिया का मूल रूप है। यानी जो धातु है उससे बनेगी क्रिया। अब जैसे धातु है इसमें क्रिया के सामान्य रूप से बनता है। जैसे मतलब कि धातु है पढ़। ठीक है। तो इसमें हम जोड़ देंगे पढ़ना, ये प्रत्यय जुड़ गया इसमें। ठीक है। तो जब धातु में प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो जो क्रिया बनेगी वो नाम धातु क्रिया बन जाएगी। ठीक है। तो मूल जो धातु है इसमें ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। तो क्रिया यदि पहला जो होगी, जैसे धातु, धातु होगा मूल क्रिया का जो रूप है वो है धातु। क्रिया का मूल रूप है धातु। अब धातु में हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो बन जाएगी सामान्य क्रिया। ठीक है। जिन शब्दों में किसी काम का, ये दूसरी परिभाषा है जिसमें लिखना, खाना, नाचना, ये परिभाषाएं हैं। ये अलग अलग परिभाषाएं हैं। ठीक है। जैसे आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। और इसकी जो आसान सी परिभाषा है कि भाई किसी काम का करना या होना पाया जाए वो क्या है? क्रिया है। बस। तो जुकर वह पढ़ता है तो पढ़ना इसमें क्रिया होगी। वह खेलता है तो खेलना इसमें क्रिया होगी। ठीक है। वह रोता है तो रोना उसमें क्रिया होगी। चलो, अब जैसे हम देखें कि धातु क्रिया, ये तो होगी। हाँ। तो धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाएगा? धातु। ठीक है। तो हमने बात कर ली, जैसे खा, जा, पढ़, चल, ये धातु हैं। ठीक है। और इनके साथ हम प्रत्यय लगा देंगे तो वो बन जाएगी मूल क्रिया या सामान्य क्रिया। ठीक है। दूसरी बात करेंगे कि भाई जो क्रिया है उसके अंदर कर्ता भी होगा। क्रिया तो होगी और उसमें जो क्रिया करेगा उसको बोलेंगे हम कर्ता। तो कर्ता जो काम करता है वह कहलाएगा कर्ता। जैसे आंसू पढ़ रहा है तो आंसू जो है इसमें वो है कर्ता। क्रिया क्या कर रहा है? पढ़ने की। ठीक है। तो धातु हो गया, क्रिया में धातु होगी, क्रिया कर्ता होगा। ठीक। धातु क्या है? जो क्रिया का मूल रूप है। और उसमें यदि हम प्रत्यय लगा देंगे तो वो बन जाएगी हमारी सामान्य क्रिया। और जो काम करने वाला है, जो काम कार्य कर रहा है, वो हो गया हमारा कर्ता। ठीक है। आगे देखेंगे। अब जो क्रिया है इसके कितने भेद हैं? जो यदि बात करें हम कर्म के आधार पर तो क्रिया के दो भेद हैं। एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक, स मतलब होता है साथ, और कर्म
मतलब कि जो कार्य उसने, जो क्रिया करेगा उसके अंदर कर्म हो। ठीक है, तो देखो, सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है, यानी कि यहां पर कर्म की प्रधानता होगी, तो वो क्या लाएगी, सकर्मक क्रिया। जैसे नेहा दूध पी रही है। अब जो नेहा है वो क्या कर्म कर रही है, वो पीना तो हो गया इसमें क्रिया, ठीक है, और कर्म क्या कर रही है, वो दूध पीने का कर रही है। तो दूध हो गया इसमें हमारा कर्म। ठीक है, अंशु पुस्तक पढ़ रही है। अब जो पढ़ है ये होगी हमारी क्रिया, और पुस्तक हो गया हमारा कर्म। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया होगा। यानी कि दो प्रकार के हैं कर्म के आधार पर, एक सकर्मक और एक अकर्मक। ठीक है, सकर्मक यानी जिस वाक्य में कर्म साथ हो, ठीक है, तो उसमें बोलेंगे हम सकर्मक क्रिया। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, नेहा तो होगी कर्ता, कर्म क्या किया उसने, दूध। ठीक है, और क्रिया क्या की, पीने का। ठीक है, तो पीना हो गया क्रिया, कर्म हो गया दूध। यानी मान ले हम, वह केला खाता है, तो केला हो गया कर्म, खाता हो गया उसमें क्रिया। ठीक है, जैसे पुस्तक हो गया कर्म और पढ़ हो गया उसमें क्रिया। तो आ गया समझ में इतना। अब जो अब लेंगे हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती, यानी कि जिसमें कर्म नहीं दिखाई देता, जिसके अंदर कर्म नहीं होता, तो उसको बोलेंगे हम ए का मतलब होता है ना, ना इसमें उपसर्ग लग रहा है। ठीक है, तो न तो हो गया इसमें, आ का मतलब ना, कर्म का मतलब कर्म। ठीक है, तो जिस क्रिया के अंदर कर्म ना हो, कर्म की प्रधानता ना हो, तो वो क्या कहलाएगी, अकर्मक। जैसे ओजस हंस रहा है। ठीक है, तो इसमें कर्म नहीं है, बस सिंपल ओजस हंस रहा भाई। तो ये नहीं आओगा कि भाई उसमें वो हंसने का कर्म कर रहा है ना, नॉर्मल है, तो नेचुरल है, प्राकृतिक है। शेर दहाड़ रहा है, तो शेर का काम में दहाड़ना है, तो वो कर्म क्या कर रहा है, ठीक है, कर्म नहीं। यदि आ जाता शेर ने उसको खा लिया, उसको काट लिया, तब आता, तो काटना हो जाता वहां पे। दादी जी कुर्सी पर बैठी हैं, सिंपल बैठी है बस, बैठने का कोई कर्म नहीं कर रही, वो क्रिया है यहाँ। ठीक है, तो इसमें कर्म नहीं है, तो ये हो गया हमारी अकर्मक क्रिया। अब जो सकर्मक क्रिया है, इसके दो भेद हैं, एक है एक कर्मक, एक है विकर्मक। एक कर्मक यानी कि जहां पर एक क्रिया हो, और विकर्मक जहां पर एक या न दो या दो से अधिक क्रियाएं हो, तो वो हो जाएगी हमारी विकर्मक। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे आगे। देखो, एक कर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, वे एक सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे नेहा झाड़ू लगा रही है, तो नेहा एक ही काम कर रही है, एक ही कर्म कर रही है, झाड़ू का। ठीक है, लगा रही है, वो हो गई हमारी क्रिया। तो एक कर्मक जिसमें एक क्रिया हो, ठीक है, और कर्म क्या कर रही है, वो झाड़ू लगाने का। विकर्मक, जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो कर्म होते हो, वे कहलाएंगी हमारी विकर्मक सक्रिया, सकर्मक क्रिया। जैसे ओजस अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा है, तो जो ओजस है वो दो कर्म कर रहा है। एक तो वो अपने भाई के साथ है, और साथ में क्या कर रहा है, वो क्रिकेट भी खेल रहा है। ठीक है, या हम दूसरा लेवर्ड है एग्जाम्पल, और राम पानी पी रहा है, और और जूस भी पी रहा है। तो यहां पर दो क्रिया कर रहा है वो भाई,
दो कर्म कर रहा है, पानी का भी और जूस का भी। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जो विकर्मक में दो कर्म हो और दो कर्म हो, साथ साथ दो कर्म हो रहे हो, ठीक है, और उनमें क्रिया एक ही हो रही हो। ठीक है, कर्म दो हैं, जैसे पानी कर्म, जूस कर्म, दोनों को वो पी रहा है, तो क्रिया होगी एक। ठीक है, तो विकर्मक क्रिया जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो कर्म होते हो तो उसको बोलेंगे हम विकर्मक क्रिया। यहां तक आया होगा समझ में। अगला देखेंगे। अब जो अकर्मक क्रिया है, जिन क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता, वह अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे प्रणव इंजीनियर है, ठीक है, या वह डॉक्टर है। ठीक है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, सिंपल है, वो इंजीनियर है भाई, वो डॉक्टर है भाई। ठीक है, उसका पेशा है बस वो। तो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब बात करेंगे हम, जो संरचना है उसके आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो संरचना के आधार पर, वो कर्म के आधार पर थे, ये संरचना यानी कि जो बनाया जा है, संरचना की जा, स्ट्रक्चर तैयार किया जा, उसके आधार पर तो चार भेद हैं: संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और सामान्य क्रिया। तो संयुक्त क्रिया, अंग्रेजी में कंपाउंड कह दें इसने, वर्ब। तो संयुक्त क्रिया में क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कल मेहमान चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दो या दो से अधिक क्रिया आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाओगे, ये भी इसमें दो क्रिया हुई है। ठीक है, चले और जाएंगे, आगे समझ में। दूसरा देखें, माता जी बाजार से आ गई हैं। एक आ और एक गई, दो क्रिया हुई है। ठीक है, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया ने मिलकर एक क्रिया बनाई। ठीक है, कल मेहमान चले जाएंगे। अब इसमें हमने क्रिया, इसमें दो ही हैं प्रयोग, लेकिन उस दो क्रिया ने मिलकर एक क्रिया बना दी। ठीक है, नाम में है, जैसे नाम देख लिया हम, संयुक्त मतलब इकट्ठा कर देना। ठीक है, तो दो क्रियाओं को मिलकर जो काम करेंगी, वे दो क्रिया मिलकर, तो उनसे एक क्रिया हमारे को दिखाई देगी। ठीक है, अब हमने सीधा पता चल रहा है कि इसमें मेहमान बस चले जाएंगे। माताजी बाजार से आई, क्रिया इसमें दो हुई, लेकिन यहां पर हमें दिखाई एक दे रही है। ठीक है, माताजी सीधा क्या आ गई, बाजार से आ गई, तो संयुक्त क्रिया। अगला है नाम धातु क्रिया, यानी कि वो क्रिया जिसमें वही संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ उनके पीछे प्रत्यय लगा दिया जाए, तो उनसे जो क्रिया उत्पन्न होंगी तो उसको बोलेंगे हम नाम धातु। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, अपना से अपनाना, ये जो ना लाग रहे हैं ना, ये है प्रत्यय। नरम से नरमाना। ठीक है, लुटेरों ने जमीन हथिया ली है। अब इसमें जो हथिया है इसके पीछे लगा देंगे ना, हथियाना, यानी कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जो क्रियाएं बनती हैं और उनके पीछे हम कोई धातु लगाना, सॉरी, उन धातु के पीछे हम कोई प्रत्यय लगा दें तो वो क्या कहलाएगी, हमारी नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो बात बतियाना, बात से बन गया बतियाना, अपना से बन गया अपनाना, और हथिया से बन गया हथियाना। ठीक है, आगे देखेंगे। ये कुछ क्रियाएं हैं, जैसे स्वरनाम है अपना, तो इसके पीछे लगा दिया हमने ना, प्रत्यय लगा दिया ना, तो ये बन गई हमारी नाम धातु क्रिया। संज्ञा है जैसे शर्म, तो इसमें लगा दिया शर्माना। लोभ, लुभाना। बात, बताना, बतियाना। झूठ, झूठलाना। बात, लत, लतलाना। ठीक है, लतियाना। तो ये एग्जाम्पल है। विशेषण में जैसे विशेषण, विशेषण के पीछे हमने ना लगा दिया। ठीक है, साठ, सठियाना। तोतला, तुतलाना। नरम, नरमाना। गरम, गरमाना। लज्जा, लज्जाना। ठीक है, लालच, ललचाना। आगे समझ में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यदि इनके पीछे हम ना लगा दें, मतलब कि प्रत्यय लगा दें, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी नाम धातु क्रिया। अगला देखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल हैं, तो आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगी ये।
प्रेरणार्थक, यानी कि हम मतलब कि जो कर्ता है वो किसी को प्रेरणा दे, कोई बात कहे, ठीक है, किसी को भाई प्रेरणा दी जाए और प्रेरणा के माध्यम से क्रिया की जाए, तो उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलेंगे। जैसे जिस क्रिया शब्द से यह ज्ञात है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है या किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो उसे हम उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से निबंध लिखवाया, तो निबंध लिखवाने के लिए उनको प्रेरित किया, तो प्रेरक कर्ता प्रेरणा देने वाला, ठीक है। जैसे मालिक, अध्यापिका आदि। और प्रेरित कर्ता प्रेरित होने वाला, अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है, जैसे नौकर, छात्र आदि। जैसे मालिक ने बोल दिया अपने नौकर को, जा भाई एक गिलास पानी लेकर आ, ठीक है, एक तरीके से ऑर्डर दिया, ठीक है, तो उसको प्रेरित किया उसने वो लाने के लिए, ठीक है। जैसे अध्यापक ने बोल दिया कि भाई कल की छुट्टी रहेगी, ठीक है, तो प्रेरित किया उसने छात्रों को बताया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो प्रेरक है वो होगा कर्ता, और जो प्रेरित है, प्रेरित कर्ता होगा जिसको उसने प्रेरणा दी है, ठीक है, जिसको प्रेरणा दी गई है। आगे समझ में? तो सिंपल सरल भाषा में हम जान ले में कि प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया है जिसमें कर्ता किसी दूसरे को प्रेरणा दे, ठीक है, एक तरीके का आदेश भी कह सकते हम, या कोई शिक्षा भी दी जा सकती है, ठीक है। अगला देखो, ये हो गए इसमें प्रेरणार्थक के कुछ उदाहरण, ठीक। तो मूल क्रिया होगी उठना और प्रेरणार्थक होगा उठाना, या फिर दूसरा होगा इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक होगी उठवाना, ठीक है। कि भाई जैसे कह दे कोई कि भाई सामान को उठवा यहाँ से, ठीक है, तो उसको प्रेरणा हुई, ठीक है। उड़ाना कि भाई इन कबूतरों को उड़ा दे, उड़वा दे, ठीक है, तो वो भी होगा। चलाना या चलवाना कि भाई ये जो साइकिल है उस पर चलवा के दिखा, ठीक है, तो यह एग्जाम्पल हम ले सकें, तो देख लियो आराम से। अगला है पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि ऐसी क्रिया जो मूल क्रिया से पहले हो और मूल क्रिया बाद में हो। पूर्व मतलब पहले, ठीक है, तो मूल क्रिया जो है वो बाद में आए और जो अन्य क्रिया वो पहले आए। तो देखो, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया आ जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया का शाब्दिक अर्थ है पहले समय में हुई। तो पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती हैं। जैसे चोर सामान चुराकर भाग गया, ठीक है, तो जो चोर है उसने पहली क्रिया करी है चुराया उसने, और जो मेन क्रिया करी है वो भाग गया उसको लेकर, ठीक है। छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, ठीक है, तो इसमें जो उसने पहली जो क्रिया की है वो करी है देख कर, ठीक है, और जो मुख्य क्रिया करी है वो है उत्तर दिया। आगे समझ में? तो मेन क्रिया बाद में हुए और जो अन्य क्रिया वो पहला हो। पूर्व का मतलब है पहले। चलो आगे देखेंगे। काल के आधार पे, तो ये काल के आधार पे 3 भागों में बांटी जा है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख ले में, जैसे भूतकालिक क्रिया है, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य को जारी समय से पहले होना पाया जाता है वह भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। भूतकालिक क्रिया के 6 उपभेद दिए इसमें, ठीक है। तो सामान्य भूतकालिक क्रिया, वाक्य के अंत में या ये ई आ ए ई हो जैसे, ठीक है, तो भूतकालिक जो क्रिया है उसके वाक्य के अंत में सामान्य भूतकालिक ये मिलेंगे हमने, या ये आई। जैसे महेश जयपुर गया, तो या मिल गया, उसने चाय पी, तो ईओ मिल गया, ये बड़ा। फिर दूसरी है आसन्न भूतकालिक क्रिया, तो जिसमें चुका है, चुकी है ये मिलेंगे, तो वो आसन्न भूतकालिक हो जाएगी। तो महेश जयपुर गया है यानी कि जा चुका है, उसने चाय पी ली है यानी कि पी चुकी है,
फिर है पूर्ण भूतकालिक क्रिया, जिसके पीछे था, थी, ये लग जा चुके चुके। महेश जयपुर गया था, ठीक है, उसने चाय पी थी। तो ये हो गया हमारे पूर्ण भूतकालिक। भूतकाल में ये हो ना, भूतकाल में ये हो चुका है, ये जा चुका है। संदिग्ध भूतकालिक, तो इसमें होगा, हागा, चुका होगा, ये होगा, महेश जयपुर गया होगा, उसने चाय पी ली होगी। अपूर्ण भूतकालिक, रहा था, रहे थे, रही थी, वर्षा हो रही थी, बच्चे सो रहे थे। हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया, तो इसमें शर्त होगी, यदि तुम मेहनत करते हो तो अवश्य सफल हो जाते, अगर वर्षा होती तो फसल होती, ठीक है। तो यो हेतु हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया। अगला है वर्तमान कालिक। तो वर्तमान जो एट प्रेजेंट हो रहा है, तो जिस क्रिया के द्वारा, जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय होना पाया जाता है, तो वह वर्तमान कालिक कहलाती है। जैसे महेश पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि एट प्रेजेंट वो पढ़ रहा है, भी पढ़ रहा है वो। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो भी खेल रहे हैं वे। वह खाना खा रहा होगा, ठीक है। तो अनुमान लगाया इसमें, राम अब तुम पुस्तक पढ़ो, ठीक है, एट प्रेजेंट करो, कोई हमारी बात न सुनता हो, ठीक है, एट प्रेजेंट की बात कर रहा है ये। अगला है भविष्य, यानी कि जो आगे की बात करें। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का आने वाला समय होना पाया जाता है, तो वह भूतकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे मैं घर जाऊंगा, तो ये भविष्य पे आधारित है, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा वो बात की बात है, लेकिन जाऊंगा भविष्य में। आप हमारे घर आइएगा, तो आज नाना आग आइयो, ठीक है, तो भविष्य की बात करी इसने। आज वर्षा हो सकती है, अनुमान लगाया है, ठीक है। तो भाई क्रिया यहीं तक। तो कैसी लगी आप सभी को, आशा करते हैं समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप सवाल जो है पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी भाण भैया का हाथ जोड़ कर बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो सभी को नमस्कार, राम राम।